वेलकम फ्रेंड्स ऑन क्यों घंटी बजी। आज हमारे साथ इंडियन पुलिस सर्विस में काम करते हैं कैजर खालिद साहब, जो महाराष्ट्र कैडर में पोस्टेड है। और कैजर खालिद साहब इज अ पोएट, राइटर। बहुत सारी तारीफ है इनकी, क्यों अमरजीत भाई? बिल्कुल, आगे चलते उन सभी तारीफों से तारुफ करवाते हैं हाँ। जनाब कैसर खालिद साहब का। बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का हमारे दर्शकों के साथ जनाब कैसर खालिद साहब का। अच्छा सॉरी, आदाब कहना भूल गया मैं आपको। अच्छा तो आप कर देते हैं। आदाब करना भूल गया था, सॉरी। कैसर साहब, आज आपसे बहुत कुछ सुनना है हमें, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो काफी देर से, काफी टाइम से आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछते रहते हैं कि भाई किस तरह के गेस्ट आप लेके आ रहे हैं, तो हमें बताना पड़ता है। तो उनकी जो इंतजार है उसका खात्मा करते हुए आप हमारे यहाँ हाजिर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये यूं कहूंगा कि रस में दुनिया भी है, तो वो दुनिया को मैं हटा के जरा कहूंगा कि रस में क्यों घंटी बजी है, मौका भी है, और जनाब कैसर खालिद साहब भी है। खालिद साहब भी है। शौर्य अस्त्र से कुछ शुरुआत की जाए जनाब। सो कुछ क्यों घंटी पे कुछ घंटी बजाइए सर आज। घंटे ये है कि देखिए, मेरी बदनामी आप लोगों तक पहुंच गई और 7 समुंदर अमेरिका को, कनाडा को भी उसी में पकड़ते हैं। बिल्कुल। तो 7 बार तक बदनामी पहुंच गई है, तो अब समझ में नहीं आता कि ये खुशी का मौका है कि दुख का मौका है। और इस बदनामी का काफी नाम हो चुका है आपका। वही मैं महीनों आपसे बचता रहा, लेकिन मैं आपकी पकड़ से बाहर नहीं जा सका। तो अब की दूसरी बात यह कि आज मैं आपके दस्तरस में हूँ, आपके गिरफ्त में हूँ। बहुत खूब। एक बार आपको थोड़ा सा टोकते हुए मैं ये कहूंगा कि तकलीफ ये नहीं कि तुम्हें अजीज कोई और है, तकलीफ ये नहीं कि तुम्हें अजीज कोई और है, दर्द तब हुआ जब हम इग्नोर किए गए। वाह भाई वाह अमरजीत, ये तो तबला आरजे शायर। जनाब हाँ खालिद साहब। हाँ, तो मेरा पैगाम भी यही है, और मैं समझता हूँ कि शायरी जो मैं करता हूँ उसके पीछे जो बेसिक आप इंस्टिंक्ट कहिए, वो फिल्म वो बेसिक इंस्टिंक्ट नहीं, हाँ, जो हमारी इंस्टिंक्ट है, वो ये कि बल्कि मैं कता पढ़ देता हूँ ताकि वो बहुत खूब इरशाद कि छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, जहाँ में कहीं रोशनी तो रहे, दिल के शहर में रोशनी तो रहे। यह है दौरे हवस, लेकिन ऐसा भी क्या, माना कि दिस इज एन एज ऑफ डिजायर्स एंड ग्रीड। यह है दौरे हवस, लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। बहुत खूब, वेरी नाइस। आदमी कम से कम आदमी तो कैसर साहब, आजकल जो माहौल है बड़ा गर्म चलता है। हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। तो आपका मोहब्बत का क्या पैगाम रहेगा? अब ये समझिए कि देखिए, शायर तो क्या होता है कि बल्कि मेरा एक शेर में आपको सुनाता हूं। ये ना बात पूछता रहा कि सबब को, रीजन को, सबब को जाविया अपना बदल के देखते हैं, है ना, रीजन को एंगल बदल के देखते हैं। जी, सबब को जाविया अपना बदल के देखते हैं। है मुबहम गुफ्तगू, बाकी से कुछ पता नहीं चल रहा है मुबहम गुफ्तगू, कज़िये को चल के देखते हैं। डिस्प्यूट क्या है ना, जाके देखते हैं। बहुत खूब। क्या है कि हर आदमी अपने अपने जाविये से देखता है, अपने अपने एंगल से चीजों को देख रहा है। कोई भी आदमी रियलिटी पे जाना नहीं चाहता है, वो समझना ही नहीं चाहता चीजों के जड़ में उतर करके बात पैदा कहाँ से हुई है। तो ये मुझे लगता है कि एक हमारे एज का बड़ा अलमिया ये ट्रेजेडी है। हाँ, ट्रेजेडी है। हम इंसान के तौर पे भी, जिसको हम कहते हैं कि बेसिक इंसानियत, वो भूल गए। हाँ, वो भूल गए आजकल। वो है क्या? तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है आज के दौर में। हम जितना एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और डिजिटली जितना एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, हम शायद इंसानी जहन के हद तक एक दूसरे से बहुत दूर हैं। हम पड़ोसियों को जानते, उनसे ताल्लुकात नहीं होते। दुख दर्द में शामिल होने के लिए हम एक सेंटेंस भेज देते हैं,
व्हाट्सएप पे या किसी और सोशल मीडिया पे जाते नहीं, देखते हैं, मिलते नहीं, मिलना मिलाना कम हो गया। हाँ, मिलना मिलाना तो एकदम ही खत्म ही हो गया, अब तो फोन पे बात होती है सिर्फ। बस वीडियो कॉल। हाँ, वीडियो कॉल। तो मतलब ऐसी चीजें हैं कि मतलब शायर की हैसियत से ना कभी कभी मुझे लगता है, मैं एक नज्म आपको सुनाता हूँ जिससे कि थोड़ा आपको जी जी बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत खूब जी। और ये जरा चूंकि मैं जरा बिगड़ा हुआ आदमी हूँ तो मैं सेंसिटिव आजकल आपके बिगड़े आदमियों की काफी जरूरत है जनाब। आजकल वही चाहिए सर। हमने शरीफों के बाजार में तो देख ही लिया क्या हो रहा है। जी। अब आप देखें कि फिर क्यों इतना सूनापन है इस जीवन में, फिर क्यों इतना सूना है इस जीवन में, घोर निराशा में तन्हा लेटा रहता हूँ, ये लिपटा रहता हूँ। घोर निराशा में तन्हा लिपटा रहता हूँ, हरदम रिसने वाले जख्मों को सहता हूँ। बहुत खूब। हरदम रिसने वाले जख्मों को सहता हूँ, रिश्तों की हरियाली खेती में अक्सर कांटे बोए जाते हैं। वाह। रिश्तों की हरियाली खेती में अक्सर कांटे बोए जाते हैं। नफरत की फसलों को काटा जाता है, नफरत की फसलों को काटा जाता है। अब मेरा रिलेशन क्या इससे, वो देखिए जी। हाँ। नफरत की फसलों को काटा जाता है, वो फसलें मेरे गोदामों में लाकर, वो फसलें मेरे गोदामों में लाकर, वो फसलें मेरे गोदामों में तुम लाकर रखते जाते हो, वो फसलें मेरे गोदामों में तुम लाकर रखते जाते हो। मुझसे उनकी रखवाली करवाकर, मुझसे उनकी रखवाली करवाकर तुम उन पर अपना जीवन जीते हो, तुम उन पर अपना जीवन जीते हो। और इस खेल का मैं भी हिस्सा हूँ, और इस खेल का मैं भी हिस्सा हूँ। जी, हिस्सा बांटें और फिर से फसलें बोएं। बहुत खूब। हिस्सा बांटें और फिर से फसलें बोएं। हाँ, आगे जाना है हमको हर पल, आगे जाना है हमको हर पल। इसमें रुकना क्या थमना क्या, इसमें रुकना क्या थमना क्या, ये खेल निरंतर चलता रहता है। वाह। ये खेल निरंतर चलता है। इसमें मन का क्या ध्यान का क्या, इसमें मन का क्या ध्यान का क्या, ये सारी कहने वाली बातें हैं, ये सारी कहने वाली बातें हैं। इससे डरना क्या क्या घबराना, बहुत। इससे डरना क्या क्या घबराना। जीवन है तो पाप भी होगा, जीवन है तो पाप भी होगा, पाप भी होगा। भगवान हमसे खुश है तभी तो, अब ख्याल देखिए कि भगवान हमसे खुश है तभी तो सब कुछ होकर भी, सब कुछ होकर भी कुछ भी ना होता, सब कुछ होकर भी कुछ भी ना होता। मन विचलित है तो उसका उपचार करो, बहुत। मन विचलित है तो उसका उपचार करो। बालक मन को इतना क्या जपना, बहुत बढ़िया। मन को इतना क्या जपना, मनमानी फितरत है यौवन की, मनमानी फितरत है यौवन की। ये सब कुछ तो होता रहता है यौवन में, ये सब कुछ तो होता रहता है यौवन में। फिर क्यों इतना सूनापन है इस जीवन में, बहुत खूब। फिर क्यों इतना सूनापन है इस जीवन में। मैं प्रकाश का वासी रहता हूँ इस अंधेरे में, बहुत इंसान, मैं प्रकाश का वासी रहता हूँ इस अंधेरे में। मैं आकाश का वासी उलझा हूँ धन के फेरे में, बहुत बढ़िया। मैं आकाश का वासी उलझा हूँ धन के फेरे में। जैसे उल्टा हो जाए सब कुछ जीवन दर्शन में, जैसे उल्टा हो जाए सब कुछ जीवन दर्शन में। फिर भी कहते हो मैं रहता हूँ एक मधुबन में, फिर भी कहते हो मैं रहता हूँ मधुबन में। फिर क्यों इतना सूनापन है इस जीवन में, फिर क्यों इतना सूनापन है इस जीवन में। और इसका आखिरी बंद जिसमें कि अब जी मैं आपको रिट्रेस कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। सोचा है अब ये बंधन तोड़ ही देना है, सोचा है अब ये बंधन तोड़ ही देना है। अंतर मन से अपना नाता
जोड़ ही देना, जोड़ ही देना, अंतर से अपना नाता जोड़ ही देना है। हम्म, कितना सच्चा था मेरा ही जीवन मेरे बचपन में, कितना सच्चा था मेरा ही जीवन मेरे बचपन में, क्यों घिरता रहता हूँ तब भी इस उलझन में, क्यों घिरता रहता हूँ तब भी इस उलझन में, कब तक पीछे भागूंगा मिथिया के आकर्षण में, बहुत कब तक पीछे भागूंगा मिथिया के आकर्षण, क्यों इतना सूनापन है इस जीवन, क्यों इतना। वेरी नाइस कैसर साहब, एक्सीलेंट। अच्छा अपना कैसर साहब एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे सवाल आया, अभी बात करते करते आया है, मैंने ये पहले से बना के नहीं रखा था, अभी आई मेरे दिमाग में। आपका आईपीएस टू आईपीएस कैसे हुआ? आपका आईपीएस टू आईपीएस कैसे हुआ? आपका आईपीएस टू आईपीएस का मतलब हुआ इंडियन पुलिस सर्विस टू इंडियन पोएट्री सर्विस। जी एक चीज और मैं एक मिनट भाईजान, एक चीज और मैं जोड़ दूं कि एक वो शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। और मैं यहाँ कहूंगा कि भाई आप यहाँ पहुंचे कैसे? आप यहाँ पहुंचे कैसे? मैं समझता हूँ कि हम में से हर आदमी के अंदर भगवान ना एक लेवल का सेंसिटिविटी रखता है, और वो सेंसिटिविटी हमें सोचने पे मजबूर करती है। क्या है कि एक तो ऐसा हुआ कि मेरी परवरिश गांव में हुई है, कोई टीवी नहीं होता था, अखबार भी बहुत कम आते थे, मैगजीन्स आ जाते थे। कौन से गांव से कैसर साहब? भाई मेरा जिला अररिया है, लोग अच्छा, अररिया है बिहार में। जी बिहार में बताता रहा कि ये नेपाल और बंगाल के पास है, लोग नहीं समझते थे क्या है। फिर मैंने कहा नहीं दार्जिलिंग के पास है। नहीं, आपको कह देना चाहिए एरिज़ोना के पास है। अररिया इज इन एरिज़ोना। वही कहते थे जमाने में कि काला पानी है। अब दार्जिलिंग की वजह से आदमी ना बेइज्जत नहीं होना चाहता कि दार्जिलिंग चलो ठीक है, हिल स्टेशन है, चाय के बागान। We share the same airport, बागडोगरा। वहाँ से 3 घंटा दार्जिलिंग और 2.5 घंटा अररिया। बहुत खूब। So अररिया में था और मैं गांव में था, और हमारी खेती बाड़ी जमींदारी थी, तो पढ़ने पढ़ाने का लोगों को शौक था, घर में मैगजीन्स आती थी। करेक्ट। अब कि मैं जरा बिगड़ा हुआ आदमी बचपन से था, तो मैं वो मैगजीन्स पढ़ लेता था। उस टाइम कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आती होगी? नहीं भाई, मैं तो फिल्मी मैगजीन पढ़ता था। अच्छा, मैं सोच रहा आप उसकी जब यूपी सीएस, अरे फिल्मी मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, आप बॉलीवुड पे पहुंच गए। घर में आती थी, क्यों ना कोई लेके आता था, तो लिटरेचर की कुछ हो गया, कोई नॉवेल हो गई एंड ऑल दैट। तो होता क्या है कि अब चूंकि आपके पास कोई विजुअलाइजेशन का मीडियम नहीं है, आपके पास किताब और किताब पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग अपने आप वो विजुअलाइजेशन क्रिएट करता है। यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग। करेक्ट। मुझे क्या हुआ कि फिर एक उर्दू के बहुत बड़े राइटर हुए इब्ने सफी, जो जासूसी नावल लिखते थे। जब मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक था इब्ने सफी पढ़ने का, और लिखते भी बहुत अच्छा इब्ने सफी। तो अब इब्ने सफी की मैं जासूसी नावल पढ़ रहा हूँ, 4th क्लास, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, ऐसा। आप सोचते हैं बच्चे का मन क्या होता है। हाँ, बिल्कुल। वो सिचुएशन विजुअलाइज करता है कि कैसा हो रहा होगा, कन्फ्लिक्ट कैसा हो रहा है, चेजिंग कैसे हो रही है, क्राइम कैसे हुआ होगा, लोग क्या कर रहे होंगे। तो इट डेवलप्ड अ वेरी विविड काइंड ऑफ इमेजिनेशन इन मी। और उस वजह से क्या होता है कि चीजें जो है ना, फिर यू स्टार्ट मतलब क्रिएटिविटी जो है ना, यू स्टार्टेड बिकमिंग शर्लक होम्स। kind but I started imagining the things। आप समझिए कि मैं शायद 8वीं क्लास में होऊंगा, मुझे एक किताब मिल गई, चंबल के डाकू। चंबल के डाकू, जिस डाकुओं की आत्मकथा थी उसमें, क्या कथा थी, और जो पुलिस एनकाउंटर में मरे, उनके डेड बॉडी वगैरह। यकीन माने 1 हफ्ते तक तो मुझे लगता था डाकू मेरे आसपास ही घूम रहा है। आपके जहन में स्क्रीन प्ले चल रहा था? मतलब वो थोड़ा हो गया था मुझे कि वो चीजें रहते थे। अब क्या हुआ कि फिर तो जिंदगी ने बड़े दुख दिए और बड़ी स्ट्रगल्स करवाई, और बहुत ठोकरें लगी, और गिर के संभलना पड़ा, हालात बदल गए, और पोस्ट 92 जरा मुश्किल भी हो गई, हमारे प्रॉब्लम हो गई। तो उन वजूहात के बिना पे क्या हो जाता है कि जिसको आप गमे रोजगार कहते हैं, गमे रोजगार ने जरा कस के मुझे पकड़ लिया।
तो मैं फिर नौकरी के चक्कर में लग गया। लेकिन कैसे फरागत होती है ना, थोड़ा सा आप फ्री हो जाते हैं और फिर आप सिलसिला शुरू करते हैं पढ़ने लिखने का। और पुलिस में मेरे साथ, जो मैं अपने आप को खुशनसीब भी समझूंगा कि मुझे इतने लोगों से मिलने का मौका हुआ, लोग दुख दर्द अपना लेके आते थे एंड आई वाज फ्रीली एक्सेसिबल टू पीपल। आई एम स्टिल, मैं लोग लगता हूँ तो उनका दर्द सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ उनकी मदद कर दूं। लेकिन रिस्पॉन्स के 2 लेवल्स होते हैं। एक लेवल तो ये है कि जिसमें आप किसी की मदद कर देते हैं, उसके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है। दूसरे लेवल पे आप ये सोचते हैं, और मेरे जैसा नालायक आदमी ये सोचता है कि ऐसा हुआ, मतलब इंसानी रिश्ते टूट क्यों रहे हैं। और रिश्तों की जब परतें खुलती हैं और इंसान का असली चेहरा आप देखने लगते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को रिविजिट करना पड़ता है। आपके अपने वैल्यू सिस्टम को, आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग को, सोसाइटी के को देखने के नज़रिए को, सारी चीज़ें रिविजिट करनी पड़ती हैं। एंड बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी कि जब आप इस रिविजिट के प्रोसेस में जाते हैं तो फिर अल्लाह कुछ ना कुछ ख्याल आपके जहन में डाल देता है। जरूर। मैंने आपको नज्म सुनाई है, अब ये नज्म मैंने, आप समझ रहे हैं ना, इसमें मायूसी की एक फजा है कि करेक्ट, थोड़ी सी निराशा की बात है, निराशा की बात। हाँ, लेकिन अगर आप देखिए कि जब हम सब तन्हा होते हैं और हम गौर करते हैं, हम सब, आप माइग्रेंट और मैं अपने घर से 2000 किलोमीटर दूरी पे, मेरे माँ बाप कहीं, मेरे जो पुराने रिश्तेदार थे खून वाले वो कहीं, और जब आप सक्सेसफुल भी हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग अपने कामों की वजह से आपसे जुड़ते हैं। वो ये बहुत बीमारी है। सब एक बार सक्सेसफुल हो गए तो फिर सिर्फ काम से जुड़ते हैं। वही तो, और वो नाकामयाबी के दिन कोई फिर याद नहीं रखना चाहता। बहुत कम लोग होते जो आपके पीछे हर वक्त खड़े रहते। तो जब आप कभी रिफ्लेक्ट करते हैं इन सिचुएशंस पे, तो फिर आप देखते हैं कि सूनापन तो है। बिल्कुल, बहुत खूब, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने तो पूरे ओशो की तरह बात कर दी पूरी। वैसे ओशो अमरजीत के फेवरेट है, अमरजीत के फेवरेट है ओशो। तो अब जैसे, अब एक शेर आपको सुनाता हूँ। जी जनाब। जब, अब क्यों ऐसी चीजें हो जाती हैं, अब ये देखिए कि फिक्र से कुछ राहत दे अब तो, फिक्र से कुछ राहत दे अब तो, कुछ तन आसानी दे मौला। वाह। फिक्र से कुछ राहत दे अब तो, कुछ तन आसानी दे मौला, भुगतूं फिर भी सब्र करूं, इतनी नादानी दे मौला। ब्यूटीफुल। सब्र करूं, इतनी नादानी दे मौला। तो क्या होता है कि हर वक्त थॉट जो है वो आपको, आपके पीछे पीछे जो चलता रहता है, आपको कहीं ना कहीं वो अपनी जकड़ से छोड़ता नहीं है। या एक शेर ये देख लीजिए कि जब दर्द मिले इतने हमको, जब दर्द मिले इतने हमको, उनका ही कारोबार किया। जब दर्द मिले इतने हमको, उनका ही कारोबार किया। खुशियों की नकदी देकर गम का सौदा कितनी बार किया। खुशियों की नकदी देकर गम का सौदा कितनी बार किया। तो ये जो सेंसिटिविटी है और क्रिएटिविटी है, ये भगवान का बहुत बड़ा गिफ्ट है। लेकिन क्रिएटिव आदमी की जिंदगी आसान नहीं होती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सोचता है और वो भीड़ में भी तो तन्हा होता है, और हमेशा वो चीजों को एक ऐसे पर्सपेक्टिव से देखता है जो आम पर्सपेक्टिव नहीं है। तो मैं जब अपनी ड्यूटी वाला काम खत्म करता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, बैठा हूँ कहीं पे, तो मैं इन चीज़ों पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करता हूँ, सोचता हूँ, कोई बात सुनी, कोई खबर मालूम हुई, किसी ने आके कुछ बताया, तो देन यू फील ना कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब जैसे मतलब अब चूंकि मैं आपके पकड़ में आ गया हूँ, तो मैं आपको ये बताऊं कि कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि क्या जो वर्ड्स हैं उनकी वही मीनिंग्स है जो कभी हुआ करती थी। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, क्या वही मीनिंग हो गया है कि सारी चीजें वक्त के साथ बदल गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अपना खालिद साहब, जो उर्दू साहित्य अकादमी अवार्ड आपको मिला शऊरे असर के लिए, उसके बारे में बताएं, क्योंकि ये जो उर्दू साहित्य अकादमी मिलना एक बड़ी फख्र की बात है, और सम्मानित होना तो जरूर आपने कुछ तो इतना बढ़िया किया होगा कि मिला आपको। नहीं, ये तो बिगाड़ को दिखाता है कि आप किस हद तक बिगड़े हुए हैं। अच्छा।
आप जो दिल का दर्द है, हाँ। उस दर्द को किस हद तक आप लफ्जों में ढाल सकते हैं। और पहली किताब पे मुझे ये अवार्ड मिला, तो मुझे लगा कि शायद जो मेरा पैगाम था वो और पहुंच गया। लोगों तक पहुंचा है। हाँ, बिल्कुल। और वो चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। और आप देखेंगे मेरी पोइट्री में और मेरी लाइफ में भी मैंने ये कोशिश की है कि जो नॉर्मल है ना, उससे जरा सा जाओ। जो नॉर्मल है वो तो सब उस रास्ते पे तो सभी चल रहा है। मैं भी हूँ, किसी को खूबसूरत कहूँ, तुम्हारे होठ ऐसे, तुम्हारे कान ऐसे, हाँ। ऐसे आंखें ऐसी, चेहरा ऐसा, बाल ऐसे। वो एक बाल भारती में किताब होती थी, कुछ चाटुकारिता की कला। तो मैं क्या होता, मैं अंदर झांकता हूँ कि अगर किसी हुस्न को मैंने देखा भी है, तो उसको देख के मेरे दिल पे क्या असर हुआ है, या उसको मैं कैसे देखता हूँ। और जैसे अब मैं एक शेर सुनाता हूँ, अभी मैं आप काफिर लफ्ज जानते हैं। हाँ। कि वो किसी नियामत को, कोई अच्छी चीज जो उसको ऑफर की जा रही है, उसको रिजेक्ट कर दो, उसको काफिर कहते हैं। और वो जो एरिया है जिधर मक्का है, उसको हिजाज कहते हैं। हिजाज जो है वो बड़ा आप समझे पायस एरिया, या ऐसी जमीन जैसे देवभूमि कैसे हम कहेंगे उत्तराखंड में या इंडिया में देवभूमि, तो इसको देवभूमि समझा जाता है। तो अब मैंने लफ्जों को इस्तेमाल किया है कि काफिर में तकद्दुस हिजाजी भी है। मैं मानता नहीं चीजों को, लेकिन मेरा रिस्पेक्ट जो है ना, वो ऐसा है जैसे मैं देवभूमि का आदमी हूँ। बहुत अब क्यों, अब उसकी मैं दलील लाऊंगा ना, तो काफिरी में तकद्दुस हिजाजी भी है, तेरी ख्वाहिश भी है, मेरा माजी भी है। तुमको चाहती हूँ, लेकिन साथ एक मेरा पास्ट है। मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ उसको? बहुत अब जो हमारी जिंदगी हो गई है, मेरे फीलिंग्स में सीरियसनेस नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है। बहुत सिंसियर है, मतलब जैसे हिजाज की जमीन में देवभूमि में बैठा कोई आदमी पायस होता है, कोई साधना में लगा हुआ आदमी। मैं चाहता तो ऐसा हूँ, लेकिन क्या करूँ, पास्ट है। करेक्ट। बहुत अच्छा नहीं हो, बहुत खूबसूरत नहीं हो सकता, तो तुमको रिपेल ये जब अब हम अंदर झांकते हैं तो ये होता है। और आज के दौर में जब रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, कुछ देर हम लोग साथ चलते हैं, फिर जुदा हो जाते हैं, तो मतलब उसमें अब इंसान की got your point खालिद साहब, got your point loud and clear। अच्छा एक चीज बताइए, कुछ अच्छा, अमरजीत भाई आप पहले पूछ लो। खालिद साहब ने अभी काफी बार जिक्र किया तन्हाई का। मुझे एक शेर याद है कि हर जगह, हर तरफ, हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। वाह भाई वाह, आज तो दो शायर मिल गए आज। कमाल है भाई, कमाल है। तो ये तन्हाई क्यों है और इसकी क्या क्या वजूहात है? मतलब हर आदमी एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं, सभी अपने उसमें लगे हैं, कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा है। इवन बस स्टॉप पर, स्टेशन पर हम सभी अपने में गुम हैं। हम ये नहीं जानना चाहता कि जैसे कि अभी आपने कहा कि पड़ोसी कौन है, हमको हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले किसी आदमी की खबर ज्यादा जरूरी है रादर देन कि पड़ोस में कौन क्या कर रहा है, या कौन है, या कौन आया, कौन गया है। तो ये जो तन्हाई है, वो कैसे देखते हैं आप इसको, कैसे सोचते हैं, क्या क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए क्या होता है कि कंटेंट जो है ना और फॉर्म, दो अलग अलग चीजें होती हैं। कंटेंट होता है कि जिस इंटेंसिटी के साथ आप किसी को चाहते हैं जी, कंटेंट। एक फॉर्म है कि हाथ मिलाए, गले मिले, गाल भी मिला लिया, ये फॉर्म है। तो क्या होता है कि अगर आप देखेंगे ना, आदमी मरा हुआ कब कहा जाता है? जब रूह निकल जाए। जब रूह, बॉडी तो वही रहती है ना, बॉडी वही रहती है। तो बॉडी, लाश तो पड़ी हुई है, बॉडी पड़ी हुई है, रूह निकल गई। जब रिश्तों की रूह निकल जाए तो बहुत है। क्या बात है, वेरी नाइस। आपने तो ये एक लाइन में समझा दिया, पूरा मामला ही निपटा दिया एक लाइन। तो जनाब शायर है। कमाल है, वेरी नाइस। आप कुछ पूछिए, आप उसके बाद। नहीं, मैं अमरजीत कह रहा था जरा एक क्या तबला का बजा दो यार, एक हो जाए। तबला बजाने से पहले मैं खालिद साहब से एक बात पूछना चाहूंगा कि आपकी इतनी जो ड्यूटी के दौरान अभी तक पुलिस की जो आप ड्यूटी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उस दौर आप शायर भी हैं, आप पुलिस वाले हैं, मतलब ये दोनों ही अलग एक अलग दो छोर है, जो छोरे, मतलब इनका मिलना और ये एक संयोग भी हो सकता है, एक बहुत ही
खूबसूरत इम्पॉसिबल टास्क है ये बेसिकली, पर ये बड़ा मुश्किल सा है कि एक शायर जो एक पुलिस वाला भी है, वो आईपीएस टू आईपीएस। हाँ तो आपको कभी ऐसी कोई नौबत आई है जहां पर पिस्टल की जगह पोएट्री काम आई? वाह वाह अमरजीत वाह, पिस्टल वर्सेस पोएट्री, वाह भाई वाह अमरजीत, कमाल पिस्टल की जगह पोएट्री कहाँ काम आई, कैसे? बहुत कारआमद होती है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप रिश्ता लोगों से जोड़ कर रखते हैं तो आपको पिस्टल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, लेकिन मैं मतलब भगवान का ये आशीर्वाद समझूंगा कि कहने से लोगों ने बात मान ली है। वहीं पे आप फाइट कर सकते थे, वहीं पे आप लाठीचार्ज कर सकते थे, वहीं पे आप और कुछ कर सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो क्रक्स जब आता है ना, तो उसमें क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन क्रिएट होता है आपका, कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या आप पे लोगों को भरोसा है, एतबार है, आप जो बात। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, शायद अगर ध्यान हो, 2013 वगैरह के आसपास में मुंबई में आज़ाद मैदान में एक बड़ा जुलूस था, ये बर्मा में जो एट्रोसिटीज वगैरह हुई थी उसके हिसाब से एक बहुत जुलूस में फायरिंग हो गई जी, और उसमें 2 लोग मर गए, और दे बोथ बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। एक मेरे एरिया का था, एक दूसरे एरिया का था। तो दूसरे एरिया में जो साहब थे इंचार्ज उस जमाने में, उन्होंने रातों रात उसको दफन करवा दिया। अच्छा। मुझे पुलिस कमिश्नर साहब को फोन आया कि तुम भी ऐसा कर लो। अच्छा। मैंने कहा सर, उनके फादर औरंगाबाद में हैं और मेरी ये ओपिनियन है कि उनके फादर को आना चाहिए, बिल्कुल, और बच्चा मर गया है, उस बच्चे को उन्होंने दफनाना चाहिए, उसके जनाजे में शामिल होना चाहिए, और वो निकल चुका है वहां से। तो बोले कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं संभाल लूंगा। फिर मैंने लोगों को बुलाया उस इलाके के, और बहुत स्लम का एरिया है और बहुत एजुकेटेड लोग। फिर मैंने उनसे और मैंने बताया कि देखो भाई, ये हो गया है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगर और हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो 1 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 4 हो सकता है। तो अब मैं तुम पे बात छोड़ता हूँ कि तुम इसको कैसा करना चाहिए। मैं तो दोनों के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ड्यूटी। तो उन्होंने कहा एक शर्त। हमने कहा क्या शर्त है? बोले कि एक भी पुलिसमैन हमें नजर नहीं आना चाहिए एरिया में। हमने कहा नहीं नजर आएगा, तुम गारंटी देते हो पीसफुली हो जाएगा? उन्होंने कहा हाँ। मैंने यूनिफॉर्म वाले सारे लोगों को निकाल लिया वहां से, मैंने सिविल में डिप्लॉयमेंट करके रखा। हजारों लोग आए, क्योंकि बहुत इमोशनल माहौल था। जोहर दोपहर की जो नमाज हुई, उसके बाद उसका जनाजा गया। मतलब हमारे सीनियर ऑफिसर ने मुझे मदद के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स को भेजा था मेरे एरिया में। मैंने सबको बैठा दिया, आप बैठो मैं संभाल लूंगा। अच्छा। उसको बरी कर दिया, और फिर जब हो फिर फोन किया कि सर ये काम हो गया है, एंड कमिश्नर वाज वेरी हैप्पी। पूछा कि कैसे हुआ जी, मतलब 2 एग्जांपल आपके सामने आजू बाजू में। करेक्ट, हाँ बिल्कुल। तो हमने कहा कि ये जो डायलॉग और फेथ लोगों का आप पे है ना, दैट क्रिएट्स वंडर्स रिलेशनशिप में भी। तो वो मेरे पे उनका भरोसा था कि मैं अगर कोई बात कहूंगा, एश्योरेंस दूंगा और मैं सच बोल रहा हूँ, तो वो समझते हैं चीजों को। तो उन्होंने फिर बात सुनी। तो मैंने बहुत बार इस चीज को महसूस किया है कि जहाँ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, अगर आपकी वाणी अच्छी है, आपकी बातचीत अच्छी, करेक्ट कम्युनिकेशन। और ये नहीं कि उस वक्त मैं अभी 26 साल मुझे हो गए डिपार्टमेंट में, तो 26 साल का जो आपका ये समझिए सम है ना, लोगों के सामने रहता है कि कैसा खालिद कैसा आदमी है, बैलेंस शीट एंड दे जज यू, दे नो ये बंदा नो नॉनसेंस है, ये बंदा अपराइट है, ये बंदा सीधी बात करता है, ये लंग फन में नहीं रहता, ये हमारे भले की बात करेगा। तो वी कैन सेव लॉट ऑफ सिचुएशंस। और मैंने तो बहुत फेस किए, बहुत सारी चीजें देखी। तो मुझे लगता है कि अगर आप प्यार से बात करते हैं तो। खालिद साहब, इसी बात से आपकी याद आई, ये अमरजीत को थोड़ा समझे, प्यार से नहीं बात करता, मुझे डांटता रहता सारा दिन डांट लगाता मुझे। भाई आप आंध्रा साइड के है ना, तो मोहब्बत में मैं बात कर रहा हूँ तो डांटी। हाँ देखा अमरजीत, अब सुन ले, आज से डांट मत लगाइयो। देखिए खालिद साहब, मुझे एक शेर याद आ गया इनकी। ओ भाई अमरजीत, आप तबला बजाते हो, रेडियो जॉकी हो, जर्नलिस्ट हो, कवि और शायर ये तबला भी सुनाते हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि शायर सामने है तो कुछ ना कुछ याद आ रहा है। कहते हैं कुछ ऐसे पसंद है होली हमको, बात बात में लाल पीले हो जाते हैं। वाह
वाह भैया अमरजीत, आज तो 6 पे 6 लगा रहा अमरजीत। जनाब खालिद साहब, आपकी जो दूसरी किताब है दस्ते जान, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। दस्ते जान का मतलब होता है कि जान के अंदर का जंगल, मतलब जब आप झांक के देखिएगा तो अपने एक दुनिया तो है वो बाहर है। बहुत खूबसूरत कि तो दिल के अंदर का जंगल, दिल के अंदर का जंगल, बस जान के अंदर, विल्डरनेस ऑफ द सोल। और एक जो विल्डरनेस है वो अंदर है। आदमी साइज में 5-6 फीट का हो सकता है, लेकिन वो जो विल्डरनेस है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं, वो लिमिटलेस होता है। अभी कल यहाँ एक बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर ने सुसाइड कर लिया है मुंबई में, बहुत सक्सेसफुल था, उनका खुद का अपना स्टूडियो था और वो मशहूर थे गणपति के पंडाल वगैरह के डेकोरेशन के लिए। ही वाज काइंड ऑफ आइकॉनिक पर्सन। अच्छा, अब कौन कह सकता है कि एक सक्सेसफुल आदमी जिसकी इतनी फेम हो, जिनका इतना नाम हो, वो सुसाइड भी कर सकता है? उसके पहले सुशांत सिंह राजपूत आप देख लीजिए, आदमी, इतना ज्यादा क्रेज उसका, ऐसी क्या वजह हो गई कि जान अपनी खुद से ले ली? तो ये जो अंदर वाला विल्डरनेस है ना, ये इंसान कैंसर रहने नहीं देता है। करेक्ट। इसी में गिल्ट है, इसी में लोनलीनेस होता है, इसी में प्यार के नाकाम होने का एहसास होता है, इसी में धोखे का एहसास होता है, इसी में लोग पीछे छोड़ देते हैं हमको और आगे निकल जाते हैं, या खुद हमारे ऊपर पैर रख करके आगे चले जाते हैं। बहुत खूब। एहसास है, फीलिंग है, वो इधर का है। तो ये जो विल्डरनेस है ना, ये विल्डरनेस बड़ा सीरियस है और क्या समेटा है, बहुत बहुत जबरदस्त समेटा है। खालिद साहब, पासबाने अदब क्या है मामला? पासबाने अदब, ये आप एनजीओ चलाते हैं? एक एनजीओ नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंड किया था, नॉट फॉर प्रॉफिट। और क्या है कि भाई जब मैं दुखी हो जाता हूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि जैसे लकीर लाइन छोटी है ना, तो मिटा के मैं बड़ा नहीं होता, मुझे उसके बगल में एक बड़ी लकीर खींचनी होती है, एक बड़ी लाइन खींचनी होती है, फिर मैं ये बता सकता हूँ कि भैया ऐसा खींचो तुम जी। अब क्या है कि अब चूंकि मैं मिलने मिलाने वाला थोड़ा मिलनसार किस्म का आदमी हूँ, मैंने पहले बताया ना मैं बिगड़ा हुआ हूँ, तो क्या प्रोग्राम फंक्शंस में जाते रहता था। अब उसमें जो कविताएं पढ़ी जाती थी, उसमें जो कल्चर प्रेजेंट किया जाता था, उसको देख करके मतलब बड़ा दुख होता था मुझे कि हम कहाँ पहुंच गए, हम किताब में क्या पढ़ के आए और सामने क्या नंगा नाच चल रहा है। बहुत खूब, तो बहुत खूब। अब मैं तो अमरजीत नहीं हूँ कि डांट डपट करूं लोगों को। हाँ बताओ। हाँ, ये था। अरे एंग्री यंग मैन बना दिया आपने तो अमरजीत और काका बोलते एंग्री यंग मैन बन गया। मैं पुलिस वाले का बेटा हूँ मैं भी। कमाल है भाई। अच्छा, तो मतलब आप दोनों मिलके मुझे पीटोगे आप लोग? वाह भाई वाह। आपको तो मैं डांट सकता नहीं, आप वैसे भी राष्ट्रपति साहब के पोते हो। नहीं यार, रहने दे। तो हाँ, मैंने, हम लोगों ने ये सोचा कि भाई हम ये नहीं कह सकते तुम खराब कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, मुझे ये क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने ये एनजीओ बनाया जिसके थ्रू हम भारतीय, और हमारा प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि हमारे घरों से हमारी अपनी लैंग्वेजेस निकलती जा रही हैं। हमारे बच्चे हमारी लैंग्वेजेस नहीं जानते हैं, मतलब हम उस जनरेशन के आदमी हैं जो इंग्लिश के मुश्किल वर्ड्स का मीनिंग हिंदी में लिखता था, बगल में किताब देता था। डिट्टो सेम, हम भी यही करते थे। आज जनरेशन ऐसा है कि वो हिंदी के मुश्किल लफ्जों को इंग्लिश में लिखते हैं। तो हम लोग जो जिस जन, सॉरी एक मिनट दीजिए मुझे। नहीं आप, हम लोग की जो जनरेशन थी ना, वो हिंदी उर्दू में सोचती थी और अंग्रेजी में बात करती थी। अब ये जो दौर है, इस दौर में ऐसा हो गया कि ये लोग अंग्रेजी में बात करते हैं और इनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, एक अच्छी भाषा है, उसका लिटरेचर बहुत रिच है, लेकिन हम में से हमारी अगर भाषाएं निकल जाएंगी, पर हम अगर अंग्रेजी में बात भी करें, पर हम सोचते हिंदी में और उर्दू के अल्फाज होते हैं अंदर। ये हमारा अमरजीत और हम सबका, हमारा जो एज ब्रैकेट है, हम तो इसीलिए आज भी हिंदी में लिखता हूँ। नहीं, वही मतलब क्या होता है, देखिए जिसको हम मातृभाषा कहते हैं ना, वो क्यों कहते हैं कि वो पहली भाषा जो हम सुनते हैं, अपने माँ से सुनते हैं, अपने फादर से सुनते हैं, अपने रिश्तेदारों से सुनते हैं, और हमारी पूरी कल्चर ट्रेडिशन उसी में है। हमारी शादी होगी, हमारा निकाह होगा, फेरे होंगे, शादी के गीत होंगे, अब ये तबला बजा रहे हैं, ढोलक बजेगा, कुछ होगा, तो बन्नो तेरी चुनरी, ऐसा कोई गाना है ना। हाँ। अब ना, अगर आप बन्नो नहीं जानेंगे कौन है, तो चुनरी का फिर कैसे होगा? वो नहीं, वो कनेक्शन नहीं होगा।
वही तो अब अपने यहाँ एक ट्रेडिशन है कि बारात आती है तो गाने गीत गाए जाते हैं, उसमें लड़के को बहुत सताड़ा जाता है, उसके रिश्तेदारों को सताड़ा जाता है ना। हमारे राजस्थान में भी और पंजाब में भी उसको बोलते सिटनिया, मतलब वो हल्की फुल्की गाली गलौज भी चलती है उस गाने के अंदर। वही अमरजीत बस आगे नहीं बढ़ना। नहीं अभी सुना, मैं बिहार के लोकगीत सुन रहा था जी, तो अब उसमें कहा गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जो हैं वो तो पूरे देश के लिए एक आइडल हैं, एक भगवान की हैसियत रखते हैं ना, लेकिन बिहार में तो दामाद हैं। करेक्ट वहीं से शादी करने के लिए आए, राजा जनक की बेटी, बिल्कुल, वो थोड़े बचेंगे उससे। बिहार में लोकगीत है, उसमें रामचंद्र जी को भी सुनाया गया खड़ा खोटा। हाँ बिल्कुल करेक्ट, ये तो हमने भी कहानी सुनी हुई है। तो क्या है कि ट्रेडिशंस है, ये हमारा कल्चर है, हमारा खाना पीना, हमारा ड्रेस, हमारी भाषा, हमारे बात करने का तरीका, हमारे मुहावरे, हमारे लोकगीत और डांस फॉर्म्स। अब ये हो गया कि धीरे धीरे अंडर द इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट हम क्या कर इन चीजों को बोलते जा रहे हैं। अब इंडिया का आज का जो जनरेशन है, पहले तो अंग्रेजी गाने सुनता था 80s में 90s में, आजकल कोरियन और जापानीज पे सब शिफ्ट हो गए हैं। ओटीटी पे भी आ गया, ओटीटी पे भी आ गया सब आजकल। हाँ, तो बस अब शिनचैन से हम कार्टून देखना शुरू करते हैं तो फिर शिनचैन क्या हो आप समझ सकते। डोरेमोन, शिनचैन, हाँ डोरेमोन, शिनचैन, और क्या क्या नाम थे अमरजीत यहाँ? मैं कम जानता हूँ। अच्छा। दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी भाषाएं जो है ना, एक तो कल्चर है ही, दूसरा है कि हमारा जो धर्म है ना, उस धर्म का बहुत ज्यादा लिटरेचर हमारी भाषाओं में है। अगर मैं गुरुमुखी नहीं जानूंगा तो मैं गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं सुन तो सकता हूँ, मैं बाबा बुल्ले शाह को भी नहीं समझ पाऊंगा। मैं अगर अवधी नहीं जानूंगा तो मैं रामचरितमानस नहीं पढ़ सकता हूँ। मैं उर्दू नहीं जानता हूँ तो इतना सारा जो कुछ सब कॉन्टिनेंट में 300-500 साल में काम हुआ है, मैं अमीर खुसरो नहीं जानूंगा, हम किसी चीज को नहीं जानूंगा, तो होगा कि मैं हो जाऊंगा रूटलेस। और रूटलेस आदमी की कोई इज्जत नहीं होती। वेल सेड, वेरी वेल सेड। रूटलेस आदमी की कहीं इज्जत नहीं होती। अबे पेड़ से जो पत्ता टूट जाता, आप देखो वो उड़ते रहता ना हवा में, उड़ता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं का नहीं रहता, ना घर का ना घाट का। तो हम लोगों ने कोशिश की कि हम जो है एक आप ये कह के हम एक अल्टरनेटिव नैरेटिव क्रिएट करके दिखाएं कि अच्छा लिखने वाला, अच्छा सुनने वाला और अच्छा सपोर्ट करने वाला ये एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। तो हमने कॉर्पोरेट को इसमें लिया, हमने अच्छे लोगों को लिया, अच्छे इंस्टीट्यूशंस को लिया, और हिंदी, उर्दू या मराठी के जो बड़े राइटर्स थे हमने उनको बोला आप पढ़िए, आप अपनी बात कहिए। फिर हमने धीरे उसमें स्टूडेंट को जोड़ लिया, बहुत सारे कॉलेजेस के लोग आते हैं, फिर खुद स्टूडेंट के अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, वो अपना लिखते हैं, हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं कि तुम आके पढ़ो। फिर अभी हमने यहाँ एक कंसेप्ट शुरू किया, हम मेरा सफर। अब मेरा सफर ये समझिए, आज नवीन आपने जिंदगी में एक कुछ हासिल कर लिया है। मैं एज ए स्टूडेंट, एज ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट आपके आज को देखता हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि नवीन ने 20 साल 25 साल क्या मारा है और क्या धक्के खाए हैं। उनको पूछते हैं कि भैया तुम अपना सफर बताओ, तुम कहाँ से आए, क्या किए, कहाँ कैसे कैसे ठोकर खाई, कैसे हिम्मत कितनी बार टूटी, फिर कैसे हिम्मत बंधी। तो वी शेयर दिस थिंग विद स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाता है, साथ ही साथ हम अपने कल्चर से भी जोड़ते हैं, उनमें एक ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। फिर जो हमारे कल्चर की अच्छी चीजें हैं, जैसे एक मंथन भी हो जाता है। बिल्कुल, नाटक है, दास्तान गो, स्टोरी टेलिंग है, कविता पाठ है, किसी पोएट के लाइफ पे। अब जैसे पिछले बार हमने दुष्यंत कुमार साहब पे एक कंसेप्ट किया, उनके बेटे को बुलाया हम लोगों ने। दुष्यंत क्या कैसे थे, हाउ वाज ही एज अ फादर, घर में कैसे थे, कैसे लिखते थे, फिर उनकी कुछ गीत, उनकी गजलें गाई गई, उसी नरेशन में बात चल रही है, फिर इधर गाया भी जा रहा है। तो इन चीज़ों को हम लेके आते हैं, तो क्या हो जाता है कि फिर लोग सुनना पसंद करते हैं। मतलब मैं अगर भाषण दूं तो लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं अगर उसको इस ढंग से प्रेजेंट करूं तो जिसमें उनको अपना मन लग जाए, उनको कुछ मिले, लगे कि उनको कुछ मिल रहा है, तो फिर लोग हैं। और अल्लाह का शुक्र ये है कि हॉल भर जाता है पूरा, और लोग बहुत बढ़िया। अच्छा कैजर साहब, बहुत बढ़िया लगा सुन के। ये कुछ खूबसूरत चीज सुना दीजिए जिससे मन खुश हो जाए, समथिंग हैप्पी हैप्पी हैप्पी।
हैप्पी अब हैप्पी का टाइम है, हैप्पी आवर्स। चलिए, दरअसल ये है कि मैं आपको कुछ चीजें सुना देता हूँ जी। क्यों अमरजीत, हैप्पी आवर्स सही रहेगा ना? एवरीवन इज हैप्पी। Happy ending and happy hours. Yeah, happy ending. It's always good. Always good. अब ये देखिए, मैं ये आपको सुनाता हूँ। मतलब बेसिकली मेरी पोएट्री में रियलिज्म आपको बहुत मिलेगी। करेक्ट। तो अब शायद आपको अपना कुछ लगे कि कुछ आइडेंटिफाई आप लोग भी करें कि अब के ये मसला भी रहा है बहार में, मसला प्रॉब्लम, अब के ये मसला भी रहा बहार में, अच्छा कटा है वक्त तेरे इंतजार में। वाह। अच्छा है वक्त तेरे इंतजार में। दुखती रंग ऐसा अच्छा कटा तेरे इंतजार में। दुनिया तो इतनी रंगीन है कि आदमी इधर उधर देख ही लेता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हम ही तुझे दे रहे, ऐसा वाह। नहीं कि हम तुझे भूलते रहे, दिल था कि डगमगाता रहा इंतजार में। बहुत खूब। दिल था कि डगमगाता रहा इंतजार में। और ये जो इश्क के कामयाब होने की शर्त है कि अहद में भी इश्क की शर्तें अजीब हैं। इस पीरियड में भी, इस अहद में भी इश्क की शर्तें अजीब हैं। कुछ पासे रोजगार भी हो इख्तियार में, कुछ एम्प्लॉयमेंट। कमाल है, कमाल। हाँ, कि कुछ काम भी करो भाई। तो और तुझको है एतबार न मुझको है एतबार, न तुझको है एतबार न मुझको। तुझको है एतबार न मुझको है एतबार, रिश्ता निभा रहे हैं यूं ही इख्तिसार में। इन ब्रीफ हमारा रिश्ता, इन ब्रीफ को किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है। तो ये चलिए, आप अगर कुछ हैप्पी सुनना चाहते हैं तो होता क्या है, ये हमारा प्रॉब्लम क्या है कि मेरी पोएट्री में जैसे कोई आपको फोड़ा हो जाता है ना, कोई एब्सेस हो जाता है तो बहुत दुखता है। करेक्ट। तो उसमें करेक्ट। डॉक्टर एक तो वो पस निकल जाता है तो फिर आपको अच्छा लगता है। मेरा प्रॉब्लम मैं तुम कैसे देखता हूँ। ये तो डॉक्टरी कर दिया आपने शायरी में। डॉक्टर ले आए, पस भी ले आए, फोड़ा और एब्सेस। कमाल। और अब राहत भी देंगे। अब राहत भी दे रहे हैं आप। अब देखिए उस माहरू में, माहरू चांद जैसा चेहरा वाला, उस माहरू में यूं तो कोई भी कमी नहीं, उस माहरू में यूं तो कोई भी कमी नहीं, बस एक वफा ही है जो कभी उसने की नहीं। बहुत खूब, मजा आ गया, मजा आ गया। लगाया 6 मारा आप, अब लास्ट बॉल पे 6। एक वफा ही है, वफा ही है, भी उसने की नहीं। और शेर देखिए कि तकसीम कर गया वो बिछड़ते हुए, तकसीम कर गया वो बिछड़ते हुए, मुझे डिवाइड कर गया, वो जा रहा था। मुझे आधा आधा काट दिया उसने। तकसीम कर गया वो बिछड़ते हुए मुझे, ये जिंदगी भी पूरी तरह अब मेरी नहीं। बहुत ये जिंदगी भी पूरी तरह मेरी नहीं, और इस बार उसका मिलके बिछड़ना भी था, इस बार उसका मिलके बिछड़ना भी था अजब, आंखों में एक झिझक सी थी कोई नमी नहीं। बहुत वेरी नाइस। आंखों में एक झिझक सी थी कोई नमी नहीं। तो अब यह है कि अब देखिए कि किस नाम से बुलाऊं, तजब्जुब यही रहा, तजब्जुब कंफ्यूजन। किस नाम से बुलाऊं तजब्जुब यही रहा, उसको बिछड़ते वक्त यूं आवाज दी नहीं। बहुत नाम बुलाऊं तजब्जुब यही रहा, उसको बिछड़ते वक्त यूं आवाज दी नहीं। तो मतलब आप देख रहे हैं ना कि ये सिचुएशन ऐसा जो मैंने आपको बताया ना कि हैप्पी एंडिंग।
कैसर साहब, आपने 2-3 जगह इंतजार का जिक्र किया, आपने हमें बहुत इंतजार करवाया, तो मैं उसके लिए कहूँगा कि वो मजा कहाँ वस्ले यार में, लुत्फ जो मिला आपके इंतजार। वाह भाई वाह अमरजीत, अरे भाई अमरजीत तो हो गया। छा गया जलवा। अच्छा खालिद साहब ये बताएं कि आज के जो पोएट्स हैं, क्विक 2-4 चीजें पूछते हैं कि आजकल के जो हाल के पोएट्स में या आज से 15 साल में 3-4 ऐसे नाम जो आप यू रियली एंजॉय डूइंग पोएट्री विद देम, कौन है आज के 3-4 नाम, अच्छे नाम जो आपको अच्छे लगते हैं? देखिए, अगर आप देखिए अभी जो दौर हुआ है इसमें एक अच्छी बात, कम्युनिकेशन आसान हो गया है, तो चीजें लोग पहुंच जाती हैं। तो ये दौर ऐसा है कि जिसमें कुछ लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं और कुछ लोग बहुत बुरा लिख रहे हैं। करेक्ट। जो अच्छा लिख रहे हैं वो बहुत कम है और जो बुरा लिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। हाँ, वो तो भर के आ रही है टोकरियां। हाँ, और क्या कि दुकान चुके खुली हुई सबकी। हाँ। तो इसीलिए मैं उस पे कोई कमेंट नहीं करता, क्योंकि देखिए पोएट्री क्या है कि पोएट्री इज लाइक अ साधना। कोई भी राइटिंग, कोई भी क्रिएटिविटी ना साधना है, जिसमें आप तल्लीन हो जाते हैं, बिल्कुल आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व और इम्बेड कर देते हैं, तो तब आपको कोई चीज मिलती है वहां से। और अगर आप दुकान खोल के बैठ जाइएगा तो फिर क्या होगा कि फिर आप वही चीज बनाइएगा जो चाइनीज वाइज में होता है। हाँ। सारे के एक ही फॉर्म, एक ही शेप के होंगे। तो जैसे यहाँ इरफान सिद्दीकी थे, यूपी में थे, बहुत अच्छा लिखते थे। इरफान सिद्दीकी, अहमद फराज ने बहुत अच्छा लिखा है। अभी आप समझिए कि पीरज़ादा कासिम बहुत अच्छा लिख रहे हैं, ईश्वर नाहिद अच्छा लिखती हैं, ज़ोहरा निगाह अच्छा लिखती हैं, आरिफ अच्छा लिखते हैं, और जावेद अख्तर अच्छी नज़में लिख कह रहे हैं, साहिर ने अच्छा लिखा है बहुत सारा कलाम, और जिगर ने बहुत अच्छा लिखा है। तो मतलब ये ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा, मतलब आप ये के पिछले 100 सालों में अच्छा लिख के या अच्छा लिख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं पढ़ते रहता हूँ, मैं इन सबको भी पढ़ता हूँ, इनका देखता हूँ, क्योंकि अगर आपको खुद को डेवलप करना है तो आपको जो बेस्ट पास्ट का है उसको भी देखना चाहिए, कंटेम्परेरी वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए, और फिर पॉसिबिलिटीज फ्यूचर के लिए क्या है। तो मुझे लगता है कि मैं वो सुनता हूँ, और कुछ लोग जैसे मैंने जिनका नाम लिया, इसके अलावा भी बहुत सारे और लोग हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लिखे गए हाल फिलहाल में। और बाकी तो दुकानदारी में तो फिर दुकान आजकल बहुत दुकानें खुली हुई हैं। जाते जाते कैसर साहब, आपका सीक्रेट तो सारे सुना दी भाई ने। नहीं, आप पूछते हो ना इसलिए। मैं तो इतनी बात कहना चाहूंगा कि आपकी जो दिल से की हुई बातें, उनका हम बिल तो नहीं अदा कर सकते, पर शुक्रिया जरूर अदा कर सकते हैं। क्या बात है भाई, आज तो अमरजीत फुल फॉर्म में। और हम दोनों भाई और हमारी जो एंटायर टीम है हमारे क्यों घंटी बजे की, ये दुआ करते हैं कि आपकी जैसी बारीक सोच और जहनियत और अच्छे ख्यालों वाला आदमी, एक काम करने वाला, हिंदुस्तान की, इंडिया की इस जो आईपीएस की जो आप सेवा कर रहे हैं, न सिर्फ इसी पुलिस डिपार्टमेंट में, हर जगह आप जैसे जहनीत वाले अगर आदमी काम करे तो शायद हमारा हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, और मतलब जो हम बाकियों से ऊपर थे और ऊपर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कैसर खालिद साहब आपका। मैं नवीन भाई कुछ कह रहे हैं, मैं जरा उनकी तरफ हो जाता हूँ, नहीं तो मुझे मारेंगे नहीं तो अमरजीत हो जाए कुछ यार। ओके। हाँ। कैसर साहब आदाब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। Thank you.